Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So today we will be inshallah starting with our first chapter, and our first chapter is demand. ठीक है? In the last class which happened on Wednesday, we discussed about the syllabus and the paper pattern and how the classes will be going on over the year. ठीक है ना? So without wasting any time, this extra class is called up for you guys so that we start our first topic because मेरी जो फिजिकल क्लासेस है ऑल ओवर कराची वो स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पर सबका फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। तो आई वांट के मेरा ऑनलाइन ग्रुप हमेशा आगे हो, ठीक है, ताकि अगर वहाँ पर कोई बच्चा मिस करता है तो वो हमेशा कवर करे। सब बच्चों के पास रिकॉर्डिंग एडवांस में होनी चाहिए और प्लस आप लोगों से वादा करा गया है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। इन अप्रैल एंड मई वी विल बी डूइंग विद द पास्ट पेपर्स एंड देन हमारी फिर रिवीजन होगा और फिर एमसीक्यूज वैसे तो हम लोग कर चुके होंगे लेकिन मैं आपको अलग से जून में एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिमांड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं डिमांड के चैप्टर की बात करूँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार सर ये डिमांड होती क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये डिमांड क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मुझे ये फ़ोन चाहिए। तो अगर मुझे ये फ़ोन चाहिए ना तो मैं अपनी चाहत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? चाहत को। तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूँ कि चाहत को इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? चाहत को हम लोग इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलेंगे चाहत को विलिंगनेस। क्या बोलेंगे भाई? विलिंगनेस। तो यार अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये फोन चाहिए या फिर मुझे ये वॉच चाहिए या फिर मुझे ये लैंप चाहिए या फिर मुझे ये ग्लासेस चाहिए, तो इसका मतलब है मैं अपनी चाहत को, अपनी विलिंगनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सिर्फ चाहत का होना जरूरी नहीं है, इस विलिंगनेस के साथ साथ मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। और उस पैसों के होने को कहते हैं कि मेरे पास क्या होनी चाहिए? मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो अब अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया है भाई? डिमांड की डेफिनेशन क्या फॉर्म हो गई है? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, तीन इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। तो अब आप खुद सोच के बताओ डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा या गवर्नमेंट करेगा? कंज्यूमर करेगा ना। तो भाई आपके पास डिमांड की डेफिनेशन क्या फॉर्म हो गई? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सेल करता है और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो भाई कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर किसी भी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। ऐसा ही है भाई। तो हमारे पास एक डेफिनेशन फॉर्म हो गई है। वो डेफिनेशन क्या है? कि डिमांड रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस को और एबिलिटी को किसकी? कंज्यूमर की, कि वो किसी गुड या फिर किसी सर्विस को क्या करेगा या फिर किसी सर्विस को परचेज करेगा। ऐसा ही है भाई। तो आपको अभी तक मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया डिमांड की डेफिनेशन, 2 मार्क की डेफिनेशन पेपर में आती है, ठीक है, कि व्हाट इज डिमांड। तो आपको मैंने बताया कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड और सर्विस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे पता होना चाहिए उसका नाम है दैट व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। ये यार सर ये इफेक्टिव डिमांड क्या चीज़ है? अब आप सुनना गौर से कि ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे ये पेंसिल चाहिए, ठीक है, और अज्यूम कर लेते हैं कि ये पेंसिल है 30,000 रुपीज की। कितने की पेंसिल है भाई? 30,000 रुपीज की अज्यूम कर रहे हैं। और मेरे पास 20,000 रुपीज पड़े हुए हैं। तो क्या मैं ये पेंसिल खरीद सकता हूँ? यस या नो? ये पेंसिल है 30,000 की, मेरे पास पड़े हुए हैं 20,000, तो क्या मैं ये पेंसिल खरीद सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं खरीद सकता यार? क्योंकि मेरे पास इनसफिशिएंट इनकम है। क्या है भाई? इनसफिशिएंट इनकम। तो अगर मेरे पास इनसफिशिएंट इनकम है तो इसका मतलब है मेरी डिमांड इनइफेक्टिव है। अगर मेरे पास जितने का गुड है उतने पैसे मौजूद नहीं है, इट मींस अगर मेरे पास इनसफिशिएंट इनकम है देन माय डिमांड विल आल्सो बी इनइफेक्टिव। तो डिमांड के इफेक्टिव होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए। ऐसा ही है भाई। जब मेरे पास सफिशिएंट इनकम नहीं है
तो मेरी डिमांड इनइफेक्टिव है। तो अगर मेरे पास सफिशिएंट इनकम है तो इसका मतलब है मेरी डिमांड इफेक्टिव है, या फिर मेरे पास सफिशिएंट एबिलिटी हो। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब एक इंसान के पास या तो सफिशिएंट इनकम या तो सफिशिएंट एबिलिटी मौजूद होगी तो इसका मतलब है डिमांड इफेक्टिव है। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इफेक्टिव डिमांड की क्या डेफिनेशन है, तो भाई इफेक्टिव डिमांड इज अ सिचुएशन। इफेक्टिव डिमांड क्या है सर? इफेक्टिव डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर हैज ईदर सफिशिएंट इनकम और सफिशिएंट एबिलिटी टू परचेज अ गुड और सर्विस। भाई इफेक्टिव डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर के पास या तो सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए या तो सफिशिएंट एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें सिखा दी है, डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। तो सर व्हाट इज डिमांड? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड और सर्विस। सर व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर हैज ईदर सफिशिएंट इनकम और सफिशिएंट एबिलिटी टू परचेज अ गुड और सर्विस। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको मुझे एक चीज समझानी है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब आप सुनिएगा मेरी बात गौर से। देखो, अब आपको नेक्स्ट चीज जो मुझे बतानी है वो है गेम ऑफ गेम ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो मुझे आपको नेक्स्ट चीज बतानी है उसका नाम है गेम ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब सर ये गेम ऑफ रिलेशनशिप क्या है? अब देखो, हमारे कोर्स के अंदर देर आर टू रिलेशनशिप्स। सर ये गेम ऑफ रिलेशनशिप क्या है? अब सुनना आप इधर। देखो, हमारे कोर्स के अंदर देर आर टू रिलेशनशिप्स। कितने रिलेशन है सर? हमारे कोर्स के अंदर दो रिलेशनशिप है। एक होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इधर आप सुनते रहो। सर हमारे कोर्स के अंदर दो रिलेशनशिप है। एक होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप और एक होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, सर हमारे कोर्स के अंदर देर आर टू रिलेशनशिप्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। सही है? अब एक रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जब भी आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो आप अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे, और जब भी आपका रिलेशनशिप नेगेटिव होगा तो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे। क्या बोला भाई? whenever your relationship is positive you will make an upward sloping curve, and whenever your relation is negative you will make a downward sloping curve। तो भाई रिलेशनशिप दो तरीके के हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, whenever your relationship is positive you will always make an upward sloping curve। ठीक है, and whenever your relation is negative you will always make a downward sloping curve। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा कब नेगेटिव होगा, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे बहुत बच्चों वाली चीज है लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप सुनना। लेट्स सपोज y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, और जब y कम हो रहा है तो x भी कम हो रहा है। भाई दो वेरिएबल मैंने लिख दिए, एक लिख दिया मैंने y, एक लिख दिया मैंने x। जब y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, जब y कम हो रहा है तो x भी कम हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दो वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? इन दो वेरिएबल्स की डायरेक्शन आपको सेम दिख रही है या ऑपोजिट दिख रही है? y बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है तो x कम हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब दो वेरिएबल क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें ना, मैंने इधर क्या लिखा है कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। सही है? क्या बोला भाई? जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट मींस आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ऐसा ही है भाई? ठीक है, अच्छा अब आप सुनना। एक वेरिएबल है y, दूसरा है x। नाउ दिस टाइम y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, और जब y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है। तो क्या मुझे आप देख के बता सकते हैं दिस टाइम दोनों वेरिएबल की डायरेक्शन कौन सी है, सेम या ऑपोजिट? ऑब्वियसली ऑपोजिट है ना भाई, जब y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, जब y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है। तो दिस टाइम दीज टू वेरिएबल आर मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आप याद रखिएगा कि जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना, क्या बोला, जब भी डायरेक्शन
ऑपोजिट होगी तो इट मीन्स आपका रिलेशनशिप नेगेटिव है। कौन सा है भाई? नेगेटिव। और जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो इट मीन्स आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा या पढ़ाएंगे, तो मे बी वो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पॉजिटिव रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो नेगेटिव रिलेशन है। आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्टली इन्वर्सली को छोड़ दो, आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन है, जब दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव रिलेशन है। तो भाई रिलेशनशिप दो तरीके के हैं, one is positive, one is negative. Whenever there is a positive relationship, simply make an upward sloping curve. Whenever there is a negative relationship, simply make a downward sloping curve. ठीक है। अब सर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड के ये भी बता दें भाई, इधर देख लो जरा 2 मिनट। देखो ये दो एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, और मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, सही है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ प्राइस, ठीक है, ये मैंने दो एक्सिस बना दी है। ऊपर लिख दिया मैंने प्राइस और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी, ठीक है। मैं बस एक ऐसे ही बना रहा हूँ, एम ही बना रहा हूँ। ये मैंने एक्सेस बना दी और ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी लिख दी, ठीक है। ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, बस ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सर ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपका रिलेशनशिप कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यार जब भी आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है आप हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाओगे, ठीक है। ऐसा ही है भाई। सही है। आप एक काम करो, इधर आप कर दो वाई, इधर आप कर दो एक्स। सही है। आप इधर y कर दो ऊपर एक्सिस पे, नीचे x कर दो, तो देखो जब x बढ़ रहा होगा तो y भी बढ़ रहा होगा, चेक कर लो। और जब x बढ़ रहा होगा तो y बढ़ रहा होगा, चेक कर लो। जब y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। ओके, समझ गए। जब भी रिलेशनशिप पॉजिटिव है आप कर्व कौन सा बनाओगे? अपवर्ड स्लोपिंग। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा जी, अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कौन सा बनाएंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही। तो वापसी दो एक्सिस बना दो, पहले ये दो एक्सिस बना दी मैंने, कुछ भी नहीं, लेबलिंग कर दो भाई। ऊपर लिख दो प्राइस, ठीक है, और नीचे लिख दो क्वांटिटी, सही है। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो आप क्या करोगे? आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दोगे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, सही है भाई। ये कौन सा कर्व हो गया? ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है भाई। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है? क्योंकि कौन सा रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव। ऐसा ही है भाई। आप अब इधर भी चेक कर लो, इसको आप वाई कर दो, इसको आप एक्स कर दो। तो जब आप देखो, जब ये देखो आप चेक करना अभी, आप चेक करो जब वाई कम हो रहा है तो एक्स बढ़ रहा है। तो अगर आप इसको उल्टा देखो, जब एक्स कम हो रहा होगा तो वाई बढ़ रहा होगा। तो सही बना है, इसका मतलब है मैंने, सही है। अच्छा जी, तो मैंने आपको अभी तक तीन चीजें पढ़ा दी। व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड एंड गेम ऑफ रिलेशनशिप। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि डिमांड रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी को, किसकी? कंज्यूमर की, कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। सर इफेक्टिव डिमांड एक सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल के पास, एक कंज्यूमर के पास या तो सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए या तो सफिशिएंट एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया रिलेशनशिप आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। Whenever your relation is positive, simply make an upward sloping curve. Whenever your relation is negative, simply make a downward sloping curve. सही है। सर कब पद कैसे पता चलेगा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? Whenever two variables are moving in the same direction, it's a positive relation. Whenever two variables are moving in an opposite direction, it's a negative relation. अब आपकी गुनहगार आंखें ये देख के खुद ही पहचान लेंगी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ठीक है। सही है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है इब्राहिम, आई विल टेल यू माई सेल्फ, डोंट वरी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। और सवाल ये है कि सर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है? तो मुझे पहले एक बात बता दो, डिमांड करता कौन है यार? डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है, ऐसा ही है भाई। तो मैं इधर लिखूं भाई, डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है, ऐसा ही है। तो मैं इधर लिखूं कि यार डिमांड कंज्यूमर करता है, तो इसका मतलब है ये लॉ भी किसके प्रिस्पेक्टिव से होगा? कंज्यूमर के प्रिस्पेक्टिव से होगा, ऐसा ही है भाई। डिमांड कंज्यूमर करता है, डिमांड कंज्यूमर करता है, तो ये लॉ भी कंज्यूमर के प्रिस्पेक्टिव से होगा। अब सुनना, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी ना तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। क्या बोला मैंने आपको? सर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई चीज महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा। और क्या कह रहा है? और ये कह रहा है कि जब भी कोई चीज
सस्ती होगी ना तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये कह रहा है कोई भी चीज़ महंगी होगी तो कम खरीदूंगा, कोई भी चीज़ सस्ती होगी तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। तो यार कोई बच्चा मुझे देख के बता सकता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन आपको दिख रहा है? प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। दो वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आई एम 100% श्योर, सबको पता है, सब आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो अब आप मुझे बताओ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ? सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, ऐसा ही है भाई। सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था कि वेन एवर योर रिलेशनशिप इज नेगेटिव ऑलवेज मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड का चैप्टर। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कौन सा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मैं इधर लिखूं भाई, डिमांड कर्व कौन सा होगा? सर डिमांड कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कौन सा होगा भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इधर मैं लिखूं भाई, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सवाल, सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? कोई बच्चा बता सकता है सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वजह तो होगी कोई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। क्या बोला भाई? वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनाए क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसको एल्फ न्यूमेरिकली भी प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास $100 है। ये $100 जो है ना, ये मेरी इनकम है। ये मेरी क्या है? ये मेरी इनकम है, ठीक है। ये मेरी इनकम है, और आप सबको पता है हर इंसान की इनकम फिक्स होती है। हाँ, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन इंसान की इनकम फिक्स होती है। आप इनकम समझ लो, ये आपका बजट समझ लो, ठीक है। 100 रुपए दिए आपको, आपके घर वालों ने बोला जाओ इसको खर्च करो, अयाशी करके आओ। जैसे ही आपको ये 100 रुपए मिले, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, सही है। आपके पास एक, जो आपका एक गुड है ना वो $10 का था, तो आपने बोला कि मैं कितने यूनिट अफोर्ड कर सकता हूँ? 10 यूनिट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, सही है। एक पेंसिल $10 की थी, तो आपके 100 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद सकते हो? 10 पेंसिल, ठीक है। मुल्क में आ गई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कोई उर्दू में लिख के बताएगा मुझे, इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? मुल्क में आ गई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और ये 10 रुपए की पेंसिल 20 रुपए की हो गई। मतलब ये $10 की कितने की हो गई? ये $10 की जो पेंसिल थी वो $20 की हो गई। अब 100 रुपए के बजट के अंदर आप कितनी पेंसिल अफोर्ड कर सकते हो? कितनी? जी, 5 यूनिट्स। तो क्या मैंने बात सही लिखी है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी, जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी? क्या ये मैंने सही लिखा है? बोलो भाई। जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जब भी कोई चीज में कोई महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा, मैं कम अफोर्ड कर सकूंगा, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, अर्लियर एक पेंसिल थी $10 की, और एट अ इनकम एट अ बजट ऑफ 100 मैं 10 यूनिट्स अफोर्ड कर सकता था। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, मुल्क में सस्ताई आ गई, पेंसिल सस्ती हो गई, अब $5 की हो गई। अब मैं कितने अफोर्ड कर सकता हूँ? अब मैं 20 यूनिट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा ही है भाई। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी? जी सर, बिल्कुल सही है कि सर जब आपकी प्राइस कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो इसका मतलब है मैंने ये लॉ बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही है भाई। So, sir, what is law of demand? Law of demand is according to the perspective of consumer, and law of demand states that there is a negative relationship between price and quantity demanded. Whenever your price will increase, quantity demand will decrease. Whenever your price will decrease, quantity demand will increase. So that is why price or quantity demand में there is a negative relationship, and that is the reason we will make a downward sloping demand curve. तो सर एक क्वेश्चन है, why is the demand curve downward sloping? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज इस डिमांड कर्व का शेप वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि आज मैं आपको एक उसूल बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा भाई जरा इधर।
डायग्राम रिलेशन को देख के बनाई जाती है। किसको देख के बनाई जाती है? डायग्राम्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। सर डायग्राम किसको देख के बनाई जाती है? सर डायग्राम रिलेशनशिप को देख के बनाई जाती है। And if your relation is positive, we will make an upward sloping curve. And if your relation is negative, we will make a downward sloping curve. तो मैं नहीं कह रहा, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। सो दैट इज द रीजन, इसी वजह से हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर्म करेंगे। अब मैं डायग्राम फॉर्म कर रहा हूं, 5 मिनट बिल्कुल फोकस से चाहिए मुझे। देखो भाई, सबसे पहले सबसे पहले हमने दो एक्सिस बनानी है। ये पहला स्टेप हो गया, बेबी की तरह सिखाऊंगा। सबसे पहले दो एक्सिस बना दी, उसके बाद लेबलिंग करनी है। ठीक है। ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे क्या आ जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। तो पहला स्टेप हुआ एक्सिस बना दो। दूसरा स्टेप हुआ लेबलिंग करना। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अब ये तो अगर मैं नहीं बताऊं तो आप लोग रट्टा मार चुके हो, ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी हमेशा आएगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है? ये बताओगे? कोई बच्चा ये सोच के बताएगा? इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? कोई बच्चा बताएगा? इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? बेटा प्राइस इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइस अपनी मर्जी से चेंज हो रही है। और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से चेंज हो रही है। तो इट मींस प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइस तो अपनी मर्जी से चेंज हो रही है। तो मैंने लॉजिक के लिए बताया, जरूरत नहीं है, मैंने लॉजिक के लिए बताया है कि हमेशा ऊपर वाली एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। क्या आएगा? इंडिपेंडेंट। वैसे तो आप लोग रट्टा ही मार लो, ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी आएगा, हमेशा याद रखना। तो ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट आता है, और नीचे हमेशा कौन सा वेरिएबल आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ये मैंने आपको लॉजिक दे दी है, जरूरत नहीं थी, आप इसको याद ही कर लो तो बेहतर है। ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी। ठीक है। अब मुझे बताओ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देंगे। तो गौर से देखना, ये मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया। ये मैंने कौन सा कर्व बना दिया? ये मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया। लेबल करूं भाई? डी से क्या आता है? डी से आता है डिमांड कर्व। सर इस कर्व को मैं कुछ नाम भी तो दूंगा ना, जैसे ये वाली डंडी को मैंने प्राइस का नाम दिया, ये वाली एक्सेस को मैंने क्वांटिटी का नाम दिया, तो इस कर्व को भी तो कोई नाम दूंगा ना यार। तो इस ये जो लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये किसकी लाइन है? ये डिमांड कर्व है। ये क्या है? डिमांड कर्व। अच्छा, इसके ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव साइन डाली है। सर क्या हमें भी डालनी है पेपर में? हमें पेपर में नहीं डालनी। अभी ये इसलिए डाली है ताकि आप लोगों गजनी भूल जाते हो ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो जब आप लोग ये देखोगे ना, तो आपके दिमाग की बत्ती जल बुझ होती रहेगी कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। यहां तक अगर क्लियर है तो पहले बता दो जी। ओके, अब आप गौर से देखिएगा। अब आगे चलते हैं, 3 मिनट्स मोर। अब देखो, ये मैंने एक प्राइस निकाली, और जहां डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। क्या बोला मैंने आपको? सर ये प्राइस निकाली मैंने, और जहां कर्व पे टच हो रहा है ना, जहां डिमांड कर्व पे टच हो रहा है वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। तो मैं इधर मार्क कर दूं आपके लिए। ये हो गई प्राइस पी, ये हो गया पॉइंट ए, और नीचे आ गई क्वांटिटी क्यू। ठीक है भाई। अब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो आओ चेक करते हैं। अब देखो, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं, तो आप देखो इधर, जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना। जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया, और आप देखो जहां कर्व से टच हो रहा है ना, वहां से नीचे मैंने क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है। तो अब मैं लेबल करूं, देखो जैसे ही प्राइस पी से P1 के ऊपर इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर
कम हो गई, ऐसा ही हो रहा है भाई, दिख रहा है आपको होता हुआ। आप चेक करो, जैसे ही प्राइस पी से पी वन पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर कम हो रही है। हो रहा है भाई ऐसा? ऐसा हो रहा है भाई? पहले पॉइंट था ए, अब हो गया पॉइंट बी। क्या हो गया भाई? पुरानी प्राइस पे, पुरानी क्वांटिटी पे पुराना पॉइंट था ए, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी पे न्यू पॉइंट हो गया बी। तो ये जो पॉइंट चेंज हो रहा है ना, ये जो पॉइंट ए था पहले और अब क्या हो गया है, अब बी हो गया है। ये जो पॉइंट पहले ए था अब क्या हो गया है, अब बी हो गया है। ये जो ए से पॉइंट चेंज हो गए बी पे चेंज हो गया ना, इसको कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट अलोंग दी कर्व। आप देखो ये पॉइंट ए से क्या हो गया, बी हो गया, तो इसने कर्व के अलोंग क्या मारी है, इसने मूवमेंट मारी है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको मूवमेंट अलोंग दी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट अलोंग दी कर्व। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपकी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए ना, तो आओ करके चेक करते हैं। अब आप देखो इधर, जैसे ही मैंने प्राइस को कम करा, जहां कर्व पे टच हो रहा है वहां से नीचे मैंने क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, अब आप चेक करो, मैं लेबल करता हूं आपके लिए। आप देखो, जैसे ही आपकी प्राइस पी से पी टू के ऊपर डिक्रीज हुई तो आप चेक करो, क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू टू के ऊपर बढ़ गई। और ये ए से सी पे क्या हो रही है, ए से सी पे मूवमेंट हो रही है। आप चेक करो, जैसे ही प्राइस पी से पी टू पे कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू टू पे बढ़ गई। और ये ए से आप चेक करो सी पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। ऐसा ही है भाई। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब मैं एक ए स्टार वाले और एक ए ग्रेड वाले बच्चे में आपको फर्क बताऊंगा। ठीक है? अब एक नॉर्मल बच्चा क्या लिखेगा, सुनना गौर से, ये बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं। अब एक नॉर्मल बच्चा क्या लिखेगा, सुनना आप गौर से। एक नॉर्मल बच्चा लिखेगा कि प्राइस क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर प्राइस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा क्या लिखेगा, एक नॉर्मल बच्चा लिखेगा कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रही है। या फिर अगर उसकी इंग्लिश बहुत कोई नेक्स्ट लेवल हुई तो फिर वो लिखेगा प्राइस राइज हो रही है और प्राइस फॉल हो रही है, या तो प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यार पी से पी वन पे इंक्रीज हो रही है या राइज हो रही है, पी से पी टू पे डिक्रीज हो रही है या फॉल हो रही है। अब व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी ना, जब क्वांटिटी की बात होगी, जब किसकी बात होगी, जब क्वांटिटी की बात होगी, तो बच्चे लिखेंगे क्यू से क्यू वन पे डिक्रीज हो रही है, क्यू से क्यू टू पे इंक्रीज हो रही है। दैट्स रॉन्ग। मतलब इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन एग्जामिनर इससे आप यूं समझो नाराज हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा है, मतलब आप समझो लड़की है, नाराज हो जाता है साला। गोरा है ना यार, नखरे बहुत है इनके। तो वो कहता है कि यार डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखो प्लीज, पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दो आप। तो मतलब जो बच्चा डिक्रीज इंक्रीज लिख रहा है वो एग्जामिनर की नज़र में प्योर पाकिस्तानी है। ठीक है? एग्जामिनर ये बोलता है कि आप डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखो, आप लिखो कॉन्ट्रैक्ट और आप वर्ड यूज करो एक्सटेंड। ठीक है? तो अब आप याद रखना, क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। और क्यू से क्यू टू पे क्या हो रही है, एक्सटेंड। एक रबर बैंड है, अगर मैं उसको खींचता हूं तो एक्सटेंड हो रही है, छोड़ दूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब भी आप क्वांटिटी को समझाओगे तो आप क्यू से क्यू वन पे क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और क्यू से क्यू टू के ऊपर क्या करोगे, एक्सटेंड कर रहे हो। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दो कि यार ये जो ए से बी और ए से सी पर हो रही है, इसको क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट पहले ए पे जा रहा है, फिर बी पे जा रहा है, फिर सी पे जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको मैंने आपको टर्म बताया था ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व। इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व। ठीक है बॉस? इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं लिखवाए, लेकिन मैं ये आज लिखवा रहा हूँ। आई एवरी ईयर मैं बच्चों के लिए आसानी क्रिएट करता हूँ। तो ये मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ, ये मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं लिखाया कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू मेक डायग्राम। मैं फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में लाइफ में लिखवा रहा हूँ। सही है? अब व्हाट आर दी स्टेप्स टू मेक डायग्राम। पहला स्टेप होता है एक्सिस बनाना। एक्सिस का क्या मतलब है, ये एक्सिस बन गई। ठीक है? तो दूसरा स्टेप होता है उसको लेबल करना। लेबल का मतलब क्या है, ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी, ये हो गई लेबलिंग।
तीसरा स्टेप होता है कर्व बनाना। अब कर्व अपवर्ड है तो अपवर्ड बना दो, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड बना दो, जो भी है सही है। चौथा काम होता है पुरानी प्राइस और पुरानी क्वांटिटी मार्क करना, और ओल्ड पॉइंट मार्क करना डिमांड कर्व पर। नेक्स्ट स्टेप होता है न्यू प्राइस मार्क करो, न्यू क्वांटिटी मार्क करो, और नया पॉइंट मार्क करो। ये डायग्राम बनाने के बेसिक स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं यार मुझे जो है ना वो इस डायग्राम को करना है एक्सप्लेन। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे करना है इस डायग्राम को एक्सप्लेन, तो सर यार मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? अगर मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, मैं आपको आधी लिखवा रहा हूँ, आधी अब खुद लिखोगे, ठीक है? तो मैं इंक्रीज वाला हिस्सा आपको लिखवा रहा हूँ। तो अगर मुझे सबसे पहले लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एन इंक्रीज इन प्राइस, एवरीवन ऑन द स्क्रीन प्लीज। मैं क्या लिखूंगा? एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1। मैं क्या लिखूंगा यार? प्राइस बढ़ रही है किधर से किधर पे? प्राइस इंक्रीज हो रही है P से P1 पे। तो यार हमने क्या पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड क्या लिखूं? डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखूं? क्या होगी भाई? एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1 विल कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी? क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैं क्या लिखूं? एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1 विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम Q to Q1। सर जब प्राइस P से P1 पे इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगी, Q से Q1 के ऊपर, ठीक है? Q से Q1 पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उसकी वजह से A से B पे क्या हो रही है? ये A से B पे क्या हो रही है जो पॉइंट चेंज हो रहा है, इसको कुछ अच्छा सा नाम दिया हुआ है, मैंने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको मूवमेंट कहते हैं। तो मैं क्या लिखूं? कॉमा कॉजिंग मूवमेंट फ्रॉम, कॉमा कॉजिंग मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे हाफ एक्सप्लेनेशन और लिख दो। इंक्रीज तो खत्म हो गया, इंक्रीज वाला पार्ट मैंने कर दिया, अब आप मुझे डिक्रीज वाला लिख के दो प्लीज। ये थोड़ा खूबसूरती से आपके सामने काम हुआ हुआ है। सो क्या लिखा हुआ है भाई? एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1 विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम Q to Q1, कॉमा कॉजिंग मूवमेंट फ्रॉम A to B। A decrease in price from P to P2 will extend quantity demand from Q to Q2, comma causing movement from A to C। फिर आप एंड में कंक्लूड करोगे दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम बनाना और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना क्लियर हो चुका होगा। सही है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड क्या होता है, सही है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज डिमांड। तो मैंने आपको बताया डिमांड रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस और एबिलिटी को, किसकी? कंज्यूमर की, कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। इफेक्टिव डिमांड सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर के पास इधर सफिशिएंट इनकम और सफिशिएंट एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। सर रिलेशनशिप दो तरीके के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। whenever your relation is positive simply make an upward sloping curve, whenever your relation is negative simply make a downward sloping curve। सर कैसे पता चलेगा कब रिलेशन पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है, जब भी दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट मीन्स नेगेटिव रिलेशन है। सर हमने कौन सा रिलेशनशिप आज पढ़ लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने आज नेगेटिव पढ़ लिया है, पॉजिटिव हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आदत अभी से दिला दी है, इंसान के दिमाग में डाल दिया है कि यार पॉजिटिव में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो आई टोल्ड यू दैट लॉ ऑफ डिमांड इज अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर एंड इट स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड होगी। एंड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है एंड दैट इज द रीजन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डायग्राम बनाने के 5 स्टेप्स है, एक्सेस बनाना, लेबल करना, कर्व बनाना, पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, सिंपल है। फिर हमने डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन करी, ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब आप इधर देखिएगा, ये आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने डिमांड की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो क्या लिखी हुई है भाई? डिमांड रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड और सर्विस।
Effective demand is a situation when an individual has either sufficient income or sufficient resources to purchase a good or service. Law of demand represents a negative relationship between price and quantity demanded. An increase in price contracts quantity demanded while a decrease in price extends quantity demanded. फिर इधर एक रूल लिखा हुआ है, नन ऑफ द डायग्राम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भाई? ये कह रहा है कि कोई भी डायग्राम है ना, जीरो से शुरू नहीं होगी। कोई भी डायग्राम जीरो से शुरू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर जीरो से शुरू हो रही है तो जीरो पे हर चीज जीरो होती है, प्राइस भी जीरो है, क्वांटिटी भी जीरो है। तो सैलानी तो नहीं खोला है ना प्रोड्यूसर ने कि मुफ्त में चीजें देगा लोगों को। तो जब कोई प्राइस नहीं है तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो काम करने का कोई सेंस नहीं है ना, सही है? तो इसलिए कोई भी डायग्राम ओरिजिन से शुरू नहीं होगी। देखो अगर आप यहाँ पर गौर भी करो ना, तो ओरिजिन से शुरू नहीं करिए, ओरिजिन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करिए, ठीक है? अच्छा, फिर आप याद रखना हमेशा, diagrams are made on the basis of relationship which can be positive and negative. In case of positive relation, upward sloping curve is made, and in case of negative relationship, downward sloping curve is made. एक और रूल मैं इधर ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। एक और रूल जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ वो ये है कि कर्व कैन टच कर्व कैन टच एक्स एक्सिस बट नॉट वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से टच हो सकता है, वाई से नहीं हो सकता। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया है। मैं इसको सही कर देता हूँ। कर्व कैन टच वाई एक्सिस बट नॉट एक्स एक्सिस। आपका जो कर्व है ना, वो अगर आप देखो तो ये वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस होती है, ठीक है? ये वाली वाई एक्सिस है। आप अगर आप देखो ना, तो आपका कर्व वाई एक्सिस से टच हो सकता है, टच करना है, लेकिन एक्स से टच नहीं करना। ये नीचे वाली जो एक्सिस है ना, इससे टच कभी भी नहीं करना, सही है? तो आपको मैंने दो रूल बता दिए, तीन रूल बताए। एक तो कर्व वाई एक्सिस पे टच होगा, एक्स पे नहीं हो सकता। नंबर टू, कर्व डाउनवर्ड या अपवर्ड है, वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके बनाया जाता है। नंबर थ्री, कोई भी चीज जीरो से शुरू नहीं होगी, सही? सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। आई एम सेंडिंग यू दिस पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू मे कॉपी इट ऑन एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।